हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल युवा मैथमेटिक्स में। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका। देखिएगा, बात को समझिएगा और समझते हुए चलिएगा। हम लोगों ने क्या क्या अभी तक पढ़ा है और क्या क्या पढ़ने वाले हैं या आगे पढ़ने की क्या योजना हमारी होने वाली है, ठीक है। ये बातों को आप समझिएगा। देखिए, हमारे पास समय बहुत कम बचा है। नवंबर पूरा ये गैप समझिए त्योहारों में, और बचा है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। बात को समझिएगा, कहना क्या चाह रहे हैं। हम क्वेश्चन चला रहे थे कॉन्सेप्ट वाइज भी, थ्योरी वाइज भी। तो कुछ क्वेश्चन हमने आपको फार्मूला करवा दिया था, उस पर क्वेश्चन करवाया था। वो क्वेश्चन था आपका हलवा, कहने मतलब बहुत इजी क्वेश्चन। कहेगा सर आप इजी क्वेश्चन करा के जा रहे हैं, नहीं, इजी वो क्वेश्चन था, लेकिन उसके बाद उसका एक और सीरीज आएगा जो भारी क्वेश्चन का होगा, तो वो आता रहेगा। लेकिन देखिए, सप्ताह में 7 दिन आपका क्लास चलेगा, कभी कोई 2 वीडियो भी आ जाएगा। तो बात को समझिएगा, हम क्या सोचे हैं। हम सोचे हैं कि कुछ मिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम काफ़ी नज़दीक है और बहुत सारा पढ़ना भी हम लोग को। तो वो तो थ्योरी चल रहा था वैसे बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ पढ़ नहीं रखा है उसके लिए, ठीक ना। और ये जो मिक्स क्वेश्चन है वो सभी बच्चों के लिए है, जो पूरा थ्योरी पढ़ रखे हैं वो, और जो नहीं भी पढ़े उनको भी यहाँ पे तो हम बेसिक से बताएंगे। सॉल्यूशन आएगा तो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो, जो आपको लिखना होगा आप नोट्स यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन यहाँ पे लगा दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव का, उसका सोल्यूशन भी यहाँ पे हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से, फास्ट तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। और मिक्स क्वेश्चन का सीरीज होगा ये। 20 क्वेश्चन मैं आपको आज की क्लास में करवाने वाला हूँ, 20 क्वेश्चन। इस 20 क्वेश्चन को बहुत ही आप अच्छे से पढ़िएगा और नोट्स कीजिएगा, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन जो है 2021 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था, 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो 2021 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सारा का सारा। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से हम लोग को आइडिया होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नहीं तो पढ़ने के लिए बहुत सारा किताब है, RS अग्रवाल पढ़ लिए, NCERT पढ़ लिए, KC सिन्हा पढ़ लिए, स्टूडेंट फ्रेंड्स पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव आ रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो पहली बात तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब बनेगा, और दूसरी बात कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस चैप्टर वाइज तो आएगा ही, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव भी आएगा, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव भी आएगा, लेकिन कुछ मिक्स क्वेश्चन है जो सारे चैप्टर को मिलाकर, लगभग 15 चैप्टर है आपके मैथ में, वो सारे चैप्टर से मिलाकर, और कुछ ऐसे भी हैं जो आपने पहले पढ़ रखा है लेकिन आपको याद नहीं है, उससे भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है। तो उसको भी करवाया जाएगा आपको साथ साथ। तो आप देखिएगा क्वेश्चन को, यदि अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइएगा, ठीक ना, और इसको शेयर करिएगा। सोचिए, शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन बुक में है, देखिए ये बुक है आपका, इस बुक से क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ, लेकिन मैं सॉल्यूशन नहीं देखूंगा, है ना। आप लोग को बस क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहेगा, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो देर न करते हुए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा। कर रहा है कि 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9 एंड 12 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमको माध्यिका ज्ञात करना है किसका, ये देखिएगा। 7, 3, 5, 8, क्वेश्चन नंबर पहला है 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12, 6, 10, 9, 12, ठीक है। देख लेते एक बार। 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12, इसका क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो देखिए, माध्यिका निकालने का फॉर्मूला भी होता है, मैं आपको बताऊंगा विदाउट फार्मूला, ठीक है। माध्यिका जब भी निकालना हो तो आपको करना क्या है बताते। इसका ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन आपका दिया है 7, 7.5 और 8। ऑप्शन आपका एक है, ए नंबर 7, बी नंबर है 7.5 और सी नंबर है 8, और डी नंबर है आपका कितना, डी देखिएगा आपका डी नंबर है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो बात को समझिएगा, इसका माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन मैं आपको विदाउट फॉर्मूला बताता हूँ। यदि एग्जाम में फॉर्मूला भूल भी गए फिर भी क्वेश्चन बन जाएगा। समझिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है और कहे माध्यिका निकालने के लिए, तो सबसे पहले आप दिए गए क्वेश्चन को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, और घटते क्रम मतलब बड़ा से छोटा। किसी एक फॉर्म में, दोनों में नहीं, किसी एक में, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, मतलब आरोही या तो अवरोही। तो इसको आरोही में सजाते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले कौन आएगा इसमें, 3 नंबर, तो 3 लिख दिए। फिर क्या आएगा, 5 नंबर, 5 लिख दिए। फिर आएगा 6, 6 लिख दिए। उसको देखिए 3 लिख दिए, 5 लिख दिए, 6 लिख दिए। अब 7 लिखेंगे, 7 लिख दिए। फिर देखिए 8 लिखेंगे, 8 लिख दिए। 7, 8 भी कट गया। उसके बाद 9 लिखेंगे, उसके बाद 10 लिखेंगे, उसके बाद 12 लिखेंगे, ठीक है। ये सच चुका है, सारा नंबर को लिख लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गया। इसका माध्यिका निकालना है, कुछ नहीं, बस बीच वाला नंबर आपको देखना है। इधर से देखिएगा, इधर से 3, 1, 4, इधर से 3, 1, 4, बीच में क्या आएगा आपका,
जो बीच में नंबर आएगा वही आपका क्या होता है, माध्यिका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा 7 और 8 के बीच में क्या आएगा, 7 और 8 के बीच में हमको निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए। तो 7 + 8/2 यानी कि 15/2, इसको डिवाइड दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7.5। अब मान लीजिए इसके यहाँ पे रहता 9, या मान लीजिए कि कोई और नंबर रहता है और इसके बीच में कोई नंबर आता रहता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 5 रहता है, यहाँ पे रहता 7, तो 5 और 7 के बीच में 6 आएगा तो 6 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 7 और 8 के बीच में कोई नंबर नहीं है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा, यदि बीच का नंबर होता तो वो आपका हो जाता। तो यहाँ पर 7.5 आ चुका, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्वेश्चन फॉर्मूला को नहीं याद करना है बस, और वही आप वही में सजा लेना है, और उसके बाद जो बीच में आएगा वही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ये माध्यिका बहुलक का है, आपकी किताब में ये क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये 9th में करना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है बहुलक का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है आपका 93472। क्वेश्चन नंबर 2 93472 96799 96799। बात को समझिएगा। यहाँ पे देखिए बहुलक करा निकालने के लिए, बहुलक क्या होता है, बहुलक निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं, बस बहुलक निकालने का एक लॉजिक है, उसको याद रखना है कि जो नंबर दिया गया उस नंबर में कौन ऐसा अंक है जो बार बार रिपीट कर रहा है, ऐसा कौन सा अंक है जो बार बार रिपीट कर रहा है। जो अंक बार बार रिपीट करता है वही आपका क्या कहता है, बहुलक हो जाता है। तो यहाँ पर समझिएगा बहुलक क्या होता है, वैसा नंबर जो बार बार रिपीट कर रहा हो ना, वैसा नंबर जो बार बार रिपीट करता है आपके क्वेश्चन का, वो बहुलक होता है। तो यहाँ पे समझिएगा, देखिएगा 9 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 9 जो है वो 4 बार आ रहा है, और देख लीजिए कोई नंबर 7 है जो 2 बार आ रहा है। ठीक है, और बाकी सब नंबर जो एक बार आ रहा है, तो 7 तो होगा नहीं, वैसा नंबर जो बार बार आ रहा है, तो बार बार कौन आ रहा है, 9 आ रहा है, इसलिए बहुलक क्या जाएगा 9। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा था, ऑप्शन नंबर डी था इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 3 क्या कर रहा है। क्वेश्चन 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। 4 ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर ए है 3rd नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन आपका ए है 27, 35, 13, 27, 35, 13, और डी नंबर है आपका 56, 56। कराइए इनमें से कौन अभाज्य संख्या, हमको पहचानना है कि कौन अभाज्य है। बहुत ईजी है, अभाज्य क्या है। सबसे पहले पता आपको होना चाहिए कि अभाज्य होता क्या है। जब तक पता नहीं लगा कि अभाज्य क्या है तो आप नहीं मार सकते। तो समझिएगा, वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे, वैसी संख्या जो स्वयं और 1 से कटने के अलावा किसी से ना कटे, उस नंबर को अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहा जाता है। या दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वैसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर ना हो। जैसे समझिएगा 2, तो 2 तो खुद से कटेगा, 2 से 2 1 2, और 2 जो है 1 से भी कटेगा, 1 2 2, मतलब 2 का 2 ही फैक्टर है, 2 है और 1 है, मतलब 2 जो है एक अभाज्य संख्या है। और ये भी याद रखिएगा कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दूसरी बात, जैसे हम ले लिए 3, तो 3 को भी कौन काटेगा, 3 को 3 काटेगा और 3 को 1 काटेगा। लेकिन जैसे ही आप ले लेते हैं 6, तो 6 को देखिए कौन कौन काटेगा, 6 को तो 1 काटेगा ही, 6 को 6 भी काटेगा, 6 को 3 भी काटेगा और 6 को 2 भी काटेगा। ठीक है, तो इसका फैक्टर तो 2 से ज़्यादा हो गया। वैसा संख्या जिसका फैक्टर 2 हो उसको अभाज्य कहते हैं, या दूसरे शब्द में वैसा संख्या जो अपने आप से कटे, 1 से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो समझिएगा, यहाँ 27 का फैक्टर देखिएगा क्या होता है। 27 को यदि हम काटना चाहें तो 27 का क्या क्या होगा, या तो 27 1 से कटेगा, या 27 27 से कटेगा, अपने आप से कटेगा 27, या 27 आपका 3 से कटेगा, या 27 आपका 9 से कटेगा। ठीक है, तो इसका तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, तो ये तो अभाज्य हुआ नहीं, ये भाज्य हो गया। उसी प्रकार 35 को उठाइए। ठीक है, 35 को उठाएंगे तो 35 को 1 काटेगा, 35 को 35 भी काटेगा, 35 को 5 काटेगा और 35 को 7 काटेगा। मतलब ये सब के टेबल में ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका भाज्य हो गया, अभाज्य नहीं हुआ, भाज्य हो गया। ठीक है ना। उसके बाद 56 को उठाइए, 56 को उठाइएगा तो 56 को 1 काटेगा, अपने से तो कटा ही, उसके बाद 56 भी काटेगा, मतलब स्वयं से भी कट गया, ये 1 से भी कट गया, इसके अलावा ये 2 से भी कटेगा। ठीक है, उसके बाद 14 से भी कटेगा। ठीक है, 28 से भी कट जाएगा। तो जब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाए तो वो अभाज्य नहीं होता, भाज्य होता है। तो यहाँ पे ये अभाज्य है, सॉरी ये भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है। तो 13 को उठाते हैं। 13 देखिए, 13 को 1 काटेगा, 13 को 13 काटेगा, और कोई ऐसा नंबर नहीं जो 13 को काट सकता है। तो इसका 2 गो फैक्टर हुआ, जिसका 2 गो फैक्टर हो, या दूसरे शब्द में जो 1 से और स्वयं से कटे, उसके अलावा किसी से ना कटे, उसे
अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें से अभाज्य संख्या कौन है? 13। क्लियर? बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। सारे क्वेश्चन को नोट्स करना है, प्रैक्टिस करना है, बनाते जाना है, वीडियो को रोक रोक के लिखते जाना है और बातों को समझना है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। 4 कर रहा है कि यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 है, माध्य दे रखा है, माध्य जो है हमारा 8.9 दे रखा है, और पूछ रहा है माध्यिका दिया है 9। माध्यिका कितना है? माध्य माध्यिका में अंतर है, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। माध्यिका दिया है आपका, माध्यिका दे रखा है कितना? 9। तो कह रहा है बहुलक क्या होगा? 9 दे रखा है, पूछ रहा है हमसे भी बहुलक क्या होगा? बहुलक ऑप्शन भी आपका दे रखा है। ऑप्शन क्या क्या देख लेते हैं। 7.2, 8.2, 7.2 ऑप्शन नंबर बी, 8.2 ऑप्शन नंबर सी, 9.2 और ऑप्शन नंबर डी 10.2। देखिएगा माध्य दे रखा है, माध्यिका भी दे रखा है और बहुलक हमसे पूछ रहा है कि बहुलक क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को याद रखना है ना कि बहुलक बराबर, इसके बीच में रिलेशन होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका -2 गुना माध्य। हमको तो बहुलक ही निकालना है। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका -2 गुना माध्य, 3 गुना माध्यिका -2 गुना माध्य। तो 3 और माध्यिका कितना है? 9 है, तो 9 दे दिए, -2 और माध्य कितना है? माध्य 8.9 है ना, तो 8.9 दे देना है। अब देखिएगा गुना करते इसको, 9 × 27 माइनस 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 8 दूनी 16, 1 17, 17 1 के बाद पॉइंट था तो 1 दे दिया, 17.8 हो गया। अब इसको घटा लीजिए, इसको घटाने देखिए कैसे घटाना है। 27 और ये 17 है ना, तो इसको 0.0 देते हैं, मतलब ये 27 ही है, इसको घटाते हैं 17.8। तो देखिएगा ये पैसा ऐसे रहेगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा कितना? 6, ये इससे पैसा रहेगा तो 16, 16 में से 7 गया 9, यानी 9.2 आ चुका है हमारा आंसर। क्या आ चुका है? 9.2। ऑप्शन में देख लीजिए है तो 9.2 मार देते हैं। 9.2 ऑप्शन नंबर सी आपका है। ठीक है? तो इसमें क्या था, अभी आप जिसको पता ही नहीं रहा कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका -2 गुना माध्य होता है, तो उस सवाल ये बनेगा नहीं, हिलेगा भी नहीं। ठीक है? तो ये सब क्या है, इसलिए हम आज मिक्स क्वेश्चन का सी लेके आए कि आपको पता चल सके कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। आपको किसी किताब में ये ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा। ठीक है? आपको बता दिया जा रहा है, बस बनाइए। ये एग्जामिनर का दिमाग है और कुछ नहीं है, बस फंसाता है बच्चों की, फंस जाए, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला याद है, मानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हाँ, कि 19 और 25 का समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 19 और 25 का समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 19 है और 25 है, इसका अगर समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है ये भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ऑप्शन है आपका 21, ऑप्शन नंबर बी है 22, ऑप्शन नंबर सी है 23 और ऑप्शन नंबर डी है 24। देखिएगा समानांतर माध्य कुछ नहीं, बहुत ही समानांतर माध्य का देखिए कुछ फॉर्मूला नहीं है। समानांतर माध्य जब भी बोले निकालने के लिए बस दोनों नंबर को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। 19 + 25/2 जोड़ लीजिए, 9 5 14 के 4 हाथ में 1, 2 1 3 1 4/2 कट के आ गया कितना? 22। ये हो गया आपका समानांतर। ठीक है? समानांतर माध्य ज्ञात करना था। ठीक ना? पैरेलल मोड ज्ञात करना था। ठीक ना? माध्य को मोड कहते हैं। तो जब भी समानांतर माध्य 2 नंबर का समानांतर माध्य कहे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। आपका ऑप्शन आ चुका है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ये सब आपको रूल पता होना चाहिए, नहीं पता तो लिख लीजिएगा फॉर्मूला बनाकर कॉपी में कि समानांतर माध्य बराबर इतना, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका -2 गुना माध्य, ऐसे लिख सकते हैं ताकि एग्जाम के पहले आप क्विक रिवीजन कर सकें। ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना चला बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका मार्क्स इंक्रीज होगा ऑब्जेक्टिव के कारण। ऑब्जेक्टिव सही तो सही, गलत तो गलत। इसमें ऐसा नहीं कि आप लिख भी दिए तो नंबर आ जाएगा। ठीक है? इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, प्रायिकता का। प्रायिकता बहुत ईजी है, कुछ दिन में मैं उसका कॉन्सेप्ट लाऊंगा, सारा क्वेश्चन करवा के खलास। कर रहा है कि किसी घटना ई के लिए PE + PE नहीं, वो क्या कर रहा है, किसी घटना P के लिए PE + PE नहीं बराबर वाट। ऑप्शन है, समझिएगा क्या कहता है। ऑप्शन है 0, ऑप्शन है बी 1, ऑप्शन है सी 1/2, ऑप्शन है डी -1। तो देखिए किसी घटना के होने और किसी घटना के नहीं होने
दोनों का जो सम होता है वो 1 होता है, किसी घटना के होने और किसी घटना के नहीं होने, मतलब किसी घटना का प्रायिकता और किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का जो सम होता है वो 1 होता है। डायरेक्ट ये थ्योरी है, लिखवा दिया जाएगा। जब आपको पढ़ाएंगे कि जब घटना निश्चित हो वो ऐसा घटना जो होना संभव है, जो घटना होना संभव है उसका प्रायिकता 1 और जो घटना नहीं हो सकता उसका प्रायिकता 0, और जब जो घटना हो सकता है और जो घटना नहीं हो सकता है दोनों का जो सम होता है वो 1 होता है, इसलिए इसको याद रखना है, इसका वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोबेबिलिटी का ही है। आपका क्वेश्चन है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्का है तो 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, है ना, 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, 2 सिक्कों को, 2 सिक्के के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। ये देखिएगा क्या कर रहा है कि 2 सिक्का को उछाला गया, हमारे पास 2 सिक्का है, सिक्का में क्या होता है, एक में हेड होता है और टेल होता है, एक सिक्का में तो ये होता है, तो एक सिक्का में कितना है आपका पॉसिबिलिटी कि कितना आ सकता है, तो 2 होना है, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, मतलब एक सिक्का को उछालेंगे तो संभावना 2 है, या तो हेड या तो टेल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। दूसरा, एक सिक्का में 2 तो 2 सिक्का में कितना होगा, तो 4 होगा। कैसे देखिए, इसका पावर कर देते हैं तो 4, 2 सिक्का की जब बात हुई तो, नहीं तो ऐसे समझिएगा, एक सिक्का में 2, इस बार एक सिक्का नहीं है 2 सिक्का है, कितना सिक्का उछाल रहे हैं हम, 2 सिक्का उछाल रहे हैं, इस बार 2 सिक्का को उछालना है, 2 सिक्का। तो देखिएगा 2 सिक्का को उछाले, मान लीजिए कि एक सिक्का मेरा ये है, एक सिक्का ये है, ठीक, तो पहला सिक्का को उछाले, दूसरा सिक्का, दोनों को एक साथ उछाल रहे हैं, ठीक, तो दोनों को एक साथ उछाले तो हो सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए, पहला पे भी हेड आ जाए और दूसरा पे भी हेड आ जाए, मतलब इस पे भी हेड आ गया, इस पे भी हेड आ गया, संयोग बस हो सकता है, दोनों को उछाले दोनों पे हेड आ गया, या हो सकता है कि दोनों पे टेल टेल आ जाए, तो टेल इस पे भी आ गया, टेल इस पे भी आ गया, मतलब कि टेल टेल, या हो सकता है कि दोनों, एक पे हेड एक पे टेल आ जाए, मान लिया कि इस पे हेड आ गया इस पे टेल आ गया, तो तीसरा प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड और टेल का, या मान सकते हैं कि इस पे टेल आ जाए और इस पे हेड आ जाए, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये टेल और हेड, इसके अलावा कोई कंडीशन बन ही नहीं सकता। तो कितना हो गया, 1 2 3 4, मतलब 2 सिक्का को उछालेंगे तो टोटल संभावना जो है वो 4 हो सकता है, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब ये पूछ क्या रहा है, तो उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए शीर्ष से यहाँ पे क्या समझना है, 2 शीर्ष मतलब हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, या हो सकता है दोनों पे टेल टेल आ जाए, ठीक है, 2 शीर्ष, शीर्ष की बात कर रहा है ये। मान लीजिए पहला सिक्का उछाल है, या हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, संभावना है ऐसा, या हो सकता है कि दोनों पे टेल टेल आ जाए, इस पे भी टेल और इस पे भी टेल, तो ये पॉसिबिलिटी कितना हुआ, ये 2 ही हुआ, ये एक साथ आया है, 2 सिक्का पे एक साथ, तो एक ये हो गया और एक ये वाला हो गया, तो 1 और 1 2, मतलब इसका निकालना 2 शीर्ष का निकालना है तो 2 शीर्ष को ऊपर रख देंगे, और टोटल पॉसिबिलिटी कितना था, 4 था, इसको काट देंगे 1/2 आंसर। क्लियर। अगर है कि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसा ज्ञात कीजिए, ए बी का लसा ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं हम कि मेरे पास 2 नंबर है, 2 है और 4 है, इसका लसा ज्ञात करना, तो लसा ज्ञात करना आप लोगों को पता है, ऐसे निकालते हैं 2 से, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 × 1 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। लेकिन ऐसे नहीं निकालना है, यहाँ पे हमको नंबर नहीं दे रखा, वैल्यू दे रखा है, ए और बी कांस्टेंट के टर्म में दे रखा है, कह रहा है कि ए और बी 2 नंबर है, ए और बी 2 नंबर है, और वो नंबर कैसा है, अभाज्य है। अभाज्य करने का मतलब कि जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर ना हो, मतलब वैसा नंबर जो खुद से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे, ठीक है, तो उसका निकालना हम लोग को। तो देखिए 2 अभाज्य संख्या का मसा निकालना है, क्या हो सकता है, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है उसके हिसाब से बनाते हैं। एक ऑप्शन है आपका ए है, बी आपका बी है, और सी में है ए बी, और डी में है A/B, और नंबर हमारा ए बी। तो देखिएगा यहाँ पे जैसे कि 3 और 4 का HCF निकालना हो, सॉरी LCM निकालना, तो क्या करते हैं, दोनों अलग अलग नंबर है तो दोनों के पास गुना करवा देते हैं, तो 12, ये आपका क्या होता है, लसा हो जाता है, मतलब LCM हो जाता है, लसा का मतलब LCM। और जब भी मान लीजिए 4 का और 8 का निकालना तो हम लोग ऐसे निकाल देते हैं, 2 2 = 4, 2 4 = 8, फिर 2 से 2 1 = 2, 2 2 तो क्या हो जाता है, 2 × 2 × 2 यानी कि 8 हो जाता है, ऐसे निकालना होता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि दोनों अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहने का मतलब कि जिसके बीच का जो है गैपिंग वो 1 होना चाहिए, और वो दोनों नंबर आपस में कटना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए 3 और 4 एग्जाम्पल है, तो यहाँ आपस में नहीं कट रहा है, तो इस तरह के नंबर को क्या करते हैं, मसा निकालने के लिए लसा निकालने के लिए LCM निकालने के लिए दोनों को गुना।
तो 4 तिया 12, तो ए और बी का निकालना है, तो ए इंटू बी बराबर ए बी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ऑप्शन है 1/3, ऑप्शन बी 0.3, ऑप्शन सी 33% और ऑप्शन डी 7/6। ठीक है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन है जो किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता। तो प्रायिकता समझिएगा क्या होता है। जैसे ये प्रायिकता है, प्रायिकता का एक कंडीशन होता है कि ये जो प्रायिकता होगा 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा, और 1 से छोटा होगा, 1 के बराबर होगा। कहने का मतलब ये जो प्रायिकता है ये इसी के बीच में लाई करेगा, इसी के बीच में रहेगा, कभी भी इससे ज़्यादा इससे कम नहीं होगा। प्रायिकता जो होता है वो 0 से बड़ा, इसके तरफ मुँह खुला मतलब 0 से बड़ा, इसके तरफ मुँह खुला मतलब 1 बड़ा है इससे। ठीक है। यहाँ पे 0 से बड़ा है कौन, पी, मतलब प्रायिकता, और बराबर का भी साइन लगा तो बराबर 0 भी, मतलब प्रायिकता जो है वो 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। 0 से छोटा नहीं होगा। 0 से छोटा करना मतलब माइनस में, 0 से छोटा क्या होगा, -2, -3, -1, ये 0 से छोटा नंबर है। ठीक है। तो माइनस वाला नहीं होगा। उसके बाद प्रायिकता जो होगा वो 1 हो सकता है, बराबर लगा हुआ है। ठीक है। लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। प्रायिकता जो होगा वो 1 हो सकता है लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। ये 0 से कम नहीं हो सकता, ये 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर समझेंगे 0.3, देखिए ये 0 से कम नहीं है, 0.3 इससे आगे हुआ, जैसे 0 हो गया, बीच में इधर कोई नंबर है -1, इधर कोई नंबर है 1, इधर कोई नंबर है -2 और इधर कोई नंबर है 2। तो देखिएगा 0.3 कहाँ पे आएगा, 0.3 इसके बीच में आएगा, इधर में आया, मतलब क्या हुआ आपका प्रायिकता जो 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से बड़ा भी आ सकता है, 0 के बराबर भी आ सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं आएगा। तो ये तो होगा 1.3 का मतलब क्या होगा, 1.3 का मतलब हुआ 0.333। तो ये भी देखिए इसी के बीच में आ रहा है, ये भी हो सकता है। 33%, परसेंट से क्या मतलब है, 33 बटा परसेंट हटेगा तो 100, और जब इसको भागा दीजिएगा तो 0.33, 2 0 हट जाएगा, आगे में लग जाएगा ये। ठीक है। तो ये भी हो सकता है क्योंकि इसके बीच में ही आ रहा है। तो ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है प्रायिकता, लेकिन ये नहीं हो सकता। आप कहेगा सर कहाँ नहीं हो सकता है, तो समझिएगा 6 से जब 7 में भागा देंगे हम तो 6 एकम 6, 1 पॉइंट बैठाए 0, फिर 6 एकम 6, फिर 4 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप 1 से ज़्यादा हो गया। शर्त क्या है कि 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये तो 1 से बड़ा ना हो गया, इसलिए प्रायिकता नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ, कि एक संख्या दे रखा है हमारे पास, संख्या 11। क्वेश्चन आप देखिएगा, वहाँ पे देख के थोड़ा सा सहयोग कीजिए, बाकी तो और अच्छा कंटेंट दिया जाएगा आपको। 1 1 3, फिर 1 1 1 3, फिर 1 1 1 1 3 डॉट 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 डॉट। पूछ रहा हमसे कि ये क्या है। ऑप्शन है आपका पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है या कोई नहीं है। ठीक ना। हमसे पूछ रहा है कि ये कौन सा नंबर है, पूर्णांक है, परिमेय है या अपरिमेय है। परिमेय मतलब जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसको परिमेय कहते हैं। ठीक है। पूर्णांक पूरा नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, ये सब आपका सब पूर्णांक कहलाता है। ठीक ना। -2 हो गया, -3 हो गया, सबका सब क्या है, पूर्णांक है। अपरिमेय क्या हो गया, जो रूट के अंदर हो, जो रूट के अंदर होता है उसको अपरिमेय कहते हैं ना। लेकिन रूट के अंदर हो जिसका वैल्यू ना निकले, जैसे 3 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 27 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 23 का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन जैसे ही 25 लिख दे तो 25 का वैल्यू होता है। 5 × 5 यानी 1 5 बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकलेगा तो ये परिमेय हो गया। तो अपरिमेय उसको कहा जाएगा जो रूट के अंदर हो लेकिन जिसका वैल्यू ना निकले, जिसका वैल्यू निकल गया वो तो परिमेय हो गया। तो यहाँ पे हमको पहचानना है कि ये कैसा नंबर है। तो देखिएगा पॉइंट के बाद 3 तरह का कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन कि भागा दिए और रुक जाए। जैसे मान लीजिए कि इसको भागा दिए, हम देख के भागा दिखाते हैं आपको कि 2 से हम देते हैं 5 में, 5 से देते हैं 2 में। जिसको भागा दिया था 5 से 2 में तो 0 बैठाना पड़ेगा, यानी 0.5 के 20 पूरा पूरा कट गया, मतलब 0.4 पे ये रुक गया है। तो जब रुक जाए तो उसी को कहा जाता है शांत, और उसी को कहते हैं परिमेय। जो डिवाइड देने पे पूरा पूरा रुक जाए इसको क्या कहेंगे, आपको परिमेय कहा जाएगा इसको। और इसी को क्या कहेंगे, शांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, शांत दशमलव। ठीक। फिर एक क्या होता है देखिए, जैसे 1 से 3 में भागा दे रहे हैं ना, 3 एक बार में तो 0 0.3 3 9, फिर 1 0, फिर 3 3 9, फिर 1 0 9 होगा तो फिर 1 0 9, फिर 1 और 0, फिर 3 3 9, मतलब ये बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा नंबर जो बार बार बढ़ता जाए
बढ़ता जाए रिपीट होता रहे, नहीं रुके, तो इस कंडीशन में इसको बोलते हैं अपरिमेय। क्या बोलते हैं? अपरिमेय। और अपरिमेय होता है तो इसी को बोलते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, ठीक। भागा देने पे रुक जाए शांत दशमलव, भागा देने पे न रुके अशांत दशमलव। जो रुक गया है वो परिमेय है, जो नहीं रुका है वो अपरिमेय है। तो यहाँ पे देखिएगा गौर से 2.13, ठीक है, एक एक था, फिर 113, एक 2 बार रिपीट हुआ, फिर 1113 3 बार रिपीट हो गया, फिर 1113 4 बार रिपीट हो गया, फिर 1111 5 बार आएगा, 5 बार आएगा एक, फिर 3 आएगा। मतलब देख रहे हैं कि एक जो है वो बार बार रिपीट करता जा रहा है, मतलब नहीं रुक जा रहा है। नहीं रुक रहा मतलब अशांत, जब अशांत तो अपरिमेय, इसलिए ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए कौन सा है अपरिमेय, वो आपका हो गया आंसर अपरिमेय। क्लियर? शांत अशांत भी क्लियर हो गया। इसके साथ सब नोट्स करते रहिएगा, मेरे बातों को लिखते रहिएगा, समझते रहिएगा, अपने शब्दों में उसको लिखिएगा और याद करने का कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन से हम बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है? अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है? अभाज्य होता क्या? पर ये देखो, अभाज्य, अभाज्य संख्या, जैसे हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक नंबर 2 है, एक नंबर 3 है, तो पहली बात देखेंगे कि अभाज्य है कि नहीं। वो तो अभाज्य, 2 भी अभाज्य है, क्योंकि इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होगा, 1 से कटेगा 2 से कटेगा, 3 भी अभाज्य है, 1 से कटेगा 3 से कटेगा, मतलब ये दोनों अभाज्य है। अभाज्य मतलब जोड़ा वाला अभाज्य, ठीक ना। तो दोनों के बीच का जो गैपिंग है वो 1 होना चाहिए और दोनों आपस में नहीं कटना चाहिए। 2 3 से नहीं कटेगा, 3 2 से नहीं कटेगा। उसी प्रकार यदि हम ले लेते हैं 13 14, तो ये भी अभाज्य है क्योंकि आपस में नहीं कट रहा। लेकिन आप ले लीजिएगा 7 और 8, ये भी नहीं कटेगा। लेकिन आप ले लीजिएगा 15 और 20, तो ये अभाज्य नहीं हुआ, क्योंकि 15 और 20 किसी न किसी टेबल से कट जा रहा है, इसलिए नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे दोनों आपस में नहीं कट रहा है, ये दोनों आपस में भी कट जा रहा है, 5 या 15 5 चौके 20, तो जो आपस में कट गया है और जिसके बीच का गैपिंग 1 से ज़्यादा हो वो अभाज्य नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे अभाज्य का कंडीशन क्या है कि जिसके बीच का गैपिंग 1 हो और दोनों का दोनों आपस में कटना नहीं चाहिए। तो उसका कारण निकालने के लिए क्या? मौसा निकालना है 2 अभाज्य संख्या। तो अपने मन से कोई 2 संख्या मान लेते हैं, एक 2 है और एक 3 है, तो इसका क्या निकालना है हमको? मौसा निकालना है। मौसा करने का मतलब होता है HCF। क्या निकालना है? HCF। तो निकालने का HCF निकालने का बहुत सारा तरीका है। पहला तरीका आपका ये कि 2 3 को ऐसे लिख लीजिए और LCM के मेथड से निकालिए। तो इस नंबर को कौन कौन काट रहा है? तो 1 से 2 बार में, 1 से 3 बार में, मतलब 1 से ये दोनों कट जा रहा है, तो यही आपका HCF हो जाता है, ठीक। ऐसा नहीं तो आपका फिर यूक्लिड तरीके से निकाल सकते हैं, नहीं तो दोनों का जो अंतर होता है वही क्या होता है? HCF होता है, ठीक है। ऐसे ही निकालना बेटर होगा। जैसे एक नंबर मान लेते हैं हम, जैसे मान लिए कि 4 और 8, इसका पहले LCM निकालते हैं। तो 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसका LCM लेंगे तो क्या क्या आएगा? 2 2 और एक ये 2, यानी कि 8 हो गया। लेकिन इसका HCF लेंगे तो HCF वहाँ तक होगा जहाँ तक डिवाइड ये लगा है पूरा में। तो ये 2 से लगा है पूरा में, है ना। इसके बाद नहीं लग रहा है, आप 1 से लगा सकते हैं या तो 2 से लगा सकते हैं, दोनों को एक ही टेबल से नहीं लगा सकते। तो जो ये आपका आया है यहाँ पे वही आपका क्या जाता है? HCF आता है। तो 2 दूना 4, HCF कितना हो जाएगा? 4। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखना है, सिर्फ बोलता कि अभाज्य संख्या का HCF, तो 3 दूना 6 करते। इसके पहले का क्वेश्चन में वही था, क्वेश्चन में शायद 3rd में 3 दूना 6 लिख दिया था ना। लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है, यहाँ पे कह रहा अभाज्य संख्या का। तो अभाज्य संख्या का हमेशा HCF 1 होता है, 1 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। अगला क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है? बहुपद 3 तरीके का देखना है यहाँ पे। एक होता है रैखिक बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद, एक होता है त्रिघात बहुपद। समझिएगा, रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है AX + B। इसका होता है AX² + BX + C, और इसका होता है AX³ + BX² + CX + D। रैखिक करने का मतलब जिसमें चर का वैल्यू 1 हो, जिसका पावर 1 हो। चर इसमें पहचानना पहले, ये आपका हो गया चर, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया ये चर, यहाँ पे आपका ये हो गया चर, ये भी चर है, ये भी चर है, ठीक है।
तो हाईएस्ट पावर देखना होता है, कांस्टेंट का वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखना होता है। यहाँ पे वेरिएबल x है तो इसका हाईएस्ट पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, 1 भी है लेकिन हाईएस्ट पावर वाले को लेते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है, तो यहाँ पे 3 वाले को लेंगे, ठीक है। यदि पावर 1 हो तो उसको कहेंगे रैखिक बहुपद, पावर 2 हो तो उसको कहेंगे द्विघात बहुपद, पावर 3 हो तो उसको कहेंगे त्रिघात बहुपद। ये बहुपद पहचानने का तरीका हो गया। फिर इससे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि यदि बहुपद रैखिक है तो उसका शून्य कितना होगा। तो जब इसका शून्य पूछे तो रैखिक बहुपद का एक घात था, घात भी एक, शून्यक भी एक, हल का संख्या भी एक, यहाँ से 3 चीज निकलेगा, घात पूछे या शून्यक पूछे या हलों की संख्या पूछे, तीनों घुमा के पूछता है हलों की संख्या, तीनों का एक ही कंडीशन से निकल जाता है ना। यदि रैखिक है तो 1, यदि द्विघात है तो 2, यदि त्रिघात है तो 3। पूछ देगा कि बताइए कि त्रिघात बहुपदों की संख्या, त्रिघात बहुपद दिया हुआ है तो हलों की संख्या 3, द्विघात बहुपद दिया हुआ है तो हलों की संख्या 2, यदि रैखिक बहुपद दिया हुआ है तो उसको क्या कहेंगे, यदि हलों की संख्या पूछ दे तो 1, यदि पूछे कि इसका घात कितना होगा रैखिक का तो 2, द्विघात का कितना होगा घात तो 2, त्रिघात का घात कितना होगा तो 3। यदि पूछ दे आपसे कि रैखिक का शून्य कितना होगा तो 1, द्विघात बहुपद का शून्य कितना होगा तो 2, त्रिघात बहुपद का शून्य कितना होगा तो 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि रैखिक बहुपद के शून्य बताइए। तो रैखिक बहुपद इसका शून्यक भी एक, घात भी एक, हलों की संख्या भी एक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है ना 1 में, बी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है। यहाँ से तीनों क्लियर हो गया। अब रैखिक पूछे, द्विघात पूछे या त्रिघात पूछे, घात पूछे, हलों की संख्या पूछे या शून्यकों की संख्या पूछे, सब सेम होगा। अब देखिएगा, हाँ एक क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 2x + 3y = 5, फिर कर रहा है कि 4x + 6y = 15, कर रहा है कितने हल होंगे, इसके कितने हल होंगे। तो देखिए 3 कंडीशन हल होने का, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जैसे मान लीजिए ax + by + c, 2 चर वाले, 2 चर है, x और y 2 चर हो गया। और दूसरा मान लेते हैं कि ax + by + c, अब समझिएगा ये भी दोनों सेम हो गया, दोनों का दोनों समीकरण सेम है। पहला है तो इसलिए 1 1 लगा देंगे, 1 1 1, दूसरा है तो 2 2 2। मतलब जब समीकरण 1 हो तो a1x + b1y + c1, समीकरण 2 हो तो a2x + b2y + c2। इसका तुलना करना पड़ता है ना। यदि हम अनुपातों का तुलना करें तो देखिएगा क्या होगा। यदि इसको ले लें एक साथ, अनुपातों का तुलना करें, फिर इसको ले लें b वाले को और फिर ले लें c वाले को, तो 3 कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यदि ये दोनों बराबर आपस में नहीं हुआ तो इस कंडीशन का आता है प्रतिच्छेदी। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी। और इस कंडीशन में इसी को दूसरे लैंग्वेज में बताते हैं कि इसका अद्वितीय हल है। कैसा हल है? अद्वितीय हल, मतलब एक से ज़्यादा हल नहीं हो सकता, अद्वितीय हल। कंडीशन फर्स्ट कि a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं हो, आगे का क्या होगा उससे मतलब नहीं, बस इतना सा चेक करना है। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का तो उसको क्या क्या कहेंगे? उसको प्रतिच्छेदी कहेंगे। उसी को दूसरे भाषा में पूछ देगा कि कितने हल होंगे, तो अद्वितीय हल मतलब कि एक हल होगा, एक से ज़्यादा हल नहीं होगा। इसी को कह सकते हैं कि एक हल होगा। कितना हल? केवल और केवल एक हल। या इसी को कह सकता है कि संगत है कि असंगत, तो जिसका हल निकले, एक हल निकल रहा है ना, तो जिसका हल निकलता है उसको संगत कहते हैं, इसलिए संगत होगा। देखिए इसका 3 नाम, कैसे वो पूछ सकता है। जवाब जिस रूप में पूछे, यदि पूछे प्रतिच्छेदी में तो प्रतिच्छेदी का जवाब देना है। यदि पूछे कितना हल है, 1 है, 2 है, 3 है, अनगिनत है, तो इस फॉर्म में जवाब देना है। यदि पूछे कि संगत है कि असंगत है तो इस फॉर्म में जवाब देना है। ये पहला कंडीशन था, a1/a2 = नॉट b1/b2 = c1/c2। यदि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो ये कंडीशन। दूसरा इसमें क्या था, ये देखिए, दूसरा होता है कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, ये बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग समानांतर। क्या कहते हैं? समानांतर। और जब समानांतर होता है तो एक भी हल नहीं होता है। इसको क्या कहेंगे हम लोग दूसरे भाषा में? एक भी हल नहीं। पूछेगा कितना हल है तो एक भी हल नहीं। यदि इसी में पूछ हमसे कि संगत है कि असंगत है, तो इसका एक को हल नहीं निकला, जिसका हल नहीं निकलता उसको असंगत कहते हैं। असंगत, ये हो जाएगा आपका असंगत। ठीक, एक हल निकला प्रतिच्छेदी,
अद्वितीय हल मतलब एक हल, और जब हल निकल जाए तो उसको संगत। दूसरा कंडीशन, यदि a1/2 बराबर हो, b1/2 बराबर हो, ये दोनों आपस में बराबर हो लेकिन ये बराबर नहीं हो, तो इस कंडीशन को कहेंगे समानांतर, मतलब एक भी हल नहीं, और इसी को कहेंगे असंगत। इसी में तीसरा कंडीशन होता है, समझिएगा यहाँ पे तीसरा कंडीशन, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब सारा बराबर आपस में, तीनों बराबर। तो इस कंडीशन को कहा जाता है समपाती। समपाती इसी को कहते हैं दूसरे लैंग्वेज में हम लोग की अनगिनत हल है, अनगिनत हल, अनगिनत हल, या इसी को कह सकते हैं कि अनंत हल, मतलब बहुत सारा हल है। अब इसका हल निकल गया, जिसका हल निकलता है उसको संगत कहते हैं, मतलब इसको भी क्या कहेंगे हम लोग, संगत। ये तीनों कंडीशन याद रखना है, एक सवाल के लिए अब तीनों कंडीशन पढ़ा दिए, सवाल जैसा भी हो सब बन जाएगा। यदि तीनों बराबर है तो उसको संपाती कहेंगे, अनगिनत हल होगा मतलब अनंत हल होगा, एक से ज़्यादा हल होगा, उसी को संगत कहेंगे। मतलब जिसका हल निकल रहा है उसको संगत करें, जिसका नहीं निकल रहा उसको असंगत करें। तो हमारा सवाल क्या था, हमारा सवाल था कि इसको चेक करके बताना है, इसको चेक करके बताना है कि इसके कितने हल हैं, एक हल है, दो हल है, कोई हल नहीं है, तो चेक करते हैं। कुछ नहीं करना, बस रेशियो निकालना है, ऊपर का 2 लीजिए, नीचे का 4 लीजिए, बस ऐसे ऐसे सामने सामने ले लेना है। बराबर 3/6 बराबर 5/15, काटिए, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, 5 1 5, 5 3 15। तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/2, और ये हो गया 1/3। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे क्या कंडीशन बन रहा है, हमारा कंडीशन बन रहा है यहाँ पे, समझिएगा। ये था a1, ऊपर वाला क्या था, a1 था, a1/a2, ये है b1/b2 इज इक्वल्स टू नॉट c1/c2, मतलब ये बराबर नहीं है आपस में, देख लीजिए ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों बराबर है। और जब ये कंडीशन को फॉलो करता है कि आगे का बराबर पीछे का बराबर नहीं हो, देखिए यहाँ पे, तो उसको कहते हैं समानांतर। हमसे पूछ क्या रहा है, यदि पूछेगा समानांतर तो देखेंगे यहाँ पे पूछ रहा है कि हलों के रूप में पूछ रहा है कि हल कितना होगा, पूछ रहा है अद्वितीय हल है, इसका तो हल है नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर पूछ रहा है आपसे कि 3 हल है, हल है ही नहीं, तो 1 2 3 का कुछ हल नहीं होगा इसका। फिर हमसे पूछ रहा है ये अनगिनत हल है, या ऑप्शन नंबर डी कोई हल नहीं है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक भी हल नहीं, मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। एक सवाल पे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इससे संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा बन जाएगा क्लियर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। क्वेश्चन है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत है तो उसके द्वारा निरूपित रेखा क्या होगा। देखिए संगत होने का 2 कंडीशन और असंगत का 1 कंडीशन हम अभी बता दिए है ना, संगत कब होगा और असंगत कब होगा, समझिएगा। हम बताए थे कि जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, बराबर हो c1/c2 के, मतलब यहीं पे बराबर नहीं हो, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी, ठीक। इसी को दूसरे भाषा में कहते हैं संगत। क्या कहते हैं, संगत, मतलब इसका एक हल था, एक जगह पे कट रहा था इसलिए एक हल था, और इसका फिगर कुछ इस प्रकार से बनता है, एक जगह पे कट रहा है, तो जब एक जगह पे कटे तो प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी को कहते हैं संगत, और इसका एक हल निकलता है, जिसका हल निकलता है उसको संगत कहते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन था a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू नॉट c1/c2। अभी जस्ट बताए हैं, ये नोट्स कर लीजिएगा आप लोग। इसको कहते हैं समानांतर। क्या कहते हैं, समानांतर। और इसका फिगर बनता है आपका ऐसा, मतलब कहीं पे कट नहीं कर रहा है। जब कट ही नहीं कर रहा है तो क्या होगा, ये इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। और जिसका कोई हल नहीं उसको कहते हैं असंगत। क्या कहते हैं उसको, असंगत। अभी जस्ट बताया है। तीसरा हम क्या बताए थे आपको, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस कंडीशन का फिगर ऐसा होता है, सॉरी एक ही पे, दोनों लाइन एक ही पे, पहला ये वाला दूसरा इसी पे, ठीक। तो देखिए बहुत जगह पे कट गया, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे कट गया, तो एक ही लाइन पे यदि कट कर रहा है बार बार तो उसको कहेंगे संपाती। इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग संपाती। और संपाती मतलब बहुत सारा हल, अनंत हल, अनगिनत हल, ठीक। और इसी को कहते हैं क्या, संगत। मतलब संगत कितने कंडीशन में, 2 कंडीशन में संगत। यदि बहुत सारा हल है तो संगत, यदि एक हल है तो संगत, और जिसका हल है नहीं उसको क्या कहेंगे, असंगत। मतलब जिसका हल होता है उसको संगत कहते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत है तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगी। तो संगत होगा तो संगत को ही प्रतिच्छेदी कहेंगे, या संगत को ही संपाती कहेंगे। तो संगत होगा तो या तो संपाती होगा, संगत होगा तो या तो प्रतिच्छेदी होगा।
लेकिन असंगत होगा तो समानांतर होगा, इसका तो बातें नहीं कर रहा है। बात ये दोनों का है कि संगत होगा तो क्या क्या कहेंगे उसको, उस रेखा को क्या कहेंगे। कह रहा है कि उसको समानांतर कहेंगे, समानांतर का तो बातें नहीं, असंगत है, इसको छोड़िए दीजिए। प्रतिच्छेदी कहेंगे, हमेशा प्रतिच्छेदी कहेंगे ऑप्शन, तो हमेशा प्रतिच्छेदी थोड़ा कहेंगे। देखिए संपाति भी तो कर सकते हैं, इसमें तो प्रतिच्छेदी कर दिए, लेकिन इस कंडीशन में क्या कहें, संपातिक है, तो हमेशा प्रतिच्छेदी नहीं होगा। प्रतिच्छेदी होगा लेकिन हमेशा नहीं होगा। क्या हमेशा संपाति होगा, संपाति होगा लेकिन हमेशा नहीं होगा, क्योंकि प्रतिच्छेदी भी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, प्रतिच्छेदी या संपाति। देखिए संगत प्रतिच्छेदी में होता है, असंगत संपाति में होता है। मतलब इसका हल क्या होगा, संगत होगा तो उसको प्रतिच्छेदी कहेंगे या उसी को क्या कहेंगे, संपाति कहेंगे। समानांतर असंगत वाले को कहते हैं, इसलिए उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। हड़बड़ा के एक दो नहीं मारना है, सोच समझ के मारना है। इससे आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव, लगभग 20-25 क्वेश्चन इससे हर साल की क्वेश्चन को यदि मिला दिया जाए तो पूछा गया है। तो आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है आज की क्लास का लास्ट नंबर क्वेश्चन है ना। कह रहा है यदि किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया जाए। देखिए यहाँ से भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, 3 कॉन्सेप्ट समझिएगा। 2 वृत्त को हम ले लें, पहला वृत्त ये और दूसरा वृत्त ये, ठीक है। चलिए एक ही वृत्त से पहले समझते हैं, फिर दूसरे वृत्त पे आएंगे, जैसा सवाल आएगा वैसा। एक वृत्त है ना, यदि इस वृत्त को कोई रेखा छू कर निकल जाए, क्या करे, छू कर निकल जाए। यदि ये कोई रेखा है जो वृत्त को छू कर, बहुत स्पर्श करके निकल जाए, आया ऐसे छू कर निकल गया, ठीक है, स्पर्श करके निकल जाए, तो इसको कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। मतलब एक बिंदु पर स्पर्श किया ये, तो जब वृत्त को उसके परिधि पे, या कह सकते हैं कि वृत्त को बस स्पर्श छू कर निकल जाए, तो उस कंडीशन उसको कहते हैं स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु पे स्पर्श करता है उसको कहते हैं स्पर्श बिंदु, ठीक है। तो ये स्पर्श रेखा हो गया। दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन, यदि एक वृत्त है, ठीक है, और इसको कोई रेखा बिना छुए निकल जाए, आया चल गया अपना साइड से, कहा कि हमारा थोड़ा सा कोई मतलब नहीं, जाओ चले जाते हैं, ये थोड़ा सा लास्ट कोशिश से लगाया, मतलब रखा, हल्का सा शॉर्ट के निकल गया, इसका नाम पड़ गया स्पर्श रेखा। ये कहा ना हमारा थोड़ा सा दोस्ती ये नहीं है, ये अलग रास्ता, ये अलग रास्ता, बाहर निकल गया। तो जब बिना छुए, बिना स्पर्श किए बाहर निकल जाए, तो उस कंडीशन में इसको कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा। इस सब वृत्त का जब थ्योरम चलेगा उसमें बताया जाता है सब। अभी आप समझ सकते हैं, फिगर बनाकर नोट्स भी कर सकते हैं। मान लीजिए अभी ये पूछा, करो कि ये भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है भाई, बोर्ड है। तीसरा कंडीशन, यदि कोई वृत्त है, कोई लाइन है, इसको काट के चल गया ना, तो हम काट देंगे आर पार, ई से ई पार चल गया, तो देखो इसको 2 बिंदु पे कट कर दिया है, 2 बिंदु पे कट। यदि वृत्त को कोई रेखा काट कर निकल जाए, बीच से, कोई जरूरी नहीं कि बीच से, कहीं से भी, यहाँ से भी काट सकता है, यहाँ से भी काट सकता है, ठीक है। यदि कोई रेखा वृत्त को कट करके निकल जाए, तो उस कंडीशन को कहते हैं छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। इसी को क्या नाम पड़ता है, छेदक या प्रतिच्छेदी। तो आपसे ऐसे फिगर बना के पूछ सकता है, लेकिन इस सवाल में फिगर बना के नहीं पूछा, जैसा पूछा है वैसा आपको जवाब देना है। कराए कि किसी वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। देखो ये कोई वृत्त है, इसको 2 अलग अलग बिंदु पे स्पर्श किया है। कह रहा है कि किसी वृत्त को 2 अलग अलग बिंदु पे, मान लीजिए कि एक बिंदु ये हो गया, कि बिंदु दोनों अलग अलग बिंदु हो गया, ठीक ना। यदि एक वृत्त को कोई एक रेखा 2 बिंदु पे करता है प्रतिच्छेद, या 2 बिंदु से निकलता है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रतिच्छेदी या छेदक। ऑप्शन इसमें क्या है, छेदक रेखा बी, पहला जीवा कहलाएगा, दूसरा छेदक रेखा कहलाएगा, तीसरा स्पर्श रेखा कहलाएगा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो समझिएगा यहाँ पे स्पर्श तो जो छू के निकले, और जो बिना छुए निकले वो प्रतिच्छेदी, और जो कट करके निकल जाए उसको छेदक या प्रतिच्छेदी कहेंगे। तो कंडीशन नंबर ये अप्लाई हो रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बी छेदक हो जाएगा, ठीक है। तो आज ये पूछा, हो सकता है कल ये पूछ दे, तो यहाँ से तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चलेगा आपका, उसमें क्या होगा कि क्वेश्चन आपका पूछेगा एक, लेकिन उससे जितना भी कॉन्सेप्ट बन सकता है उस सारे कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में बता देंगे, ठीक है। और उससे संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा वो आपका खुद ब खुद बन जाएगा। तो आज का क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका वो 3D का आने वाला है, 3D पूरा फॉर्मूला का होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो क्वेश्चन, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में लिखिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ का चाहिए, ठीक है। और
पॉजिटिव कमेंट लिखिएगा, बताइएगा जिसके अनुसार आप लोग को उसके अनुसार वीडियो दिया जाए, क्योंकि एग्जाम का बहुत कम समय है और पढ़ना बहुत सारा है, तो इसलिए हम सप्ताह में एक दिन मिसलेनियस क्वेश्चन सब्जेक्टिव का और एक दिन मिसलेनियस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का लाएंगे, ठीक है, और बाकी दिन टॉपिक वाइज आएगा, ठीक। यदि अच्छा लगा हो और इसी तरह का वीडियो चाहते हो तो बस बने रहिए हमारे साथ युवा मैथमेटिक्स पे।